नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी की ओर से घंटों पूछताछ की जा चुकी है। इसके काउंटर में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। शुक्रवार को दिल्ली में महंगाई के विरोध में निकाले प्रोटेस्ट मार्च के बाद हर राज्य में इस तरह के प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई जा रही है ताकि जनता के बीच में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया जा सके। कांग्रेस इसी महीने 9 से 15 अगस्त के बीच पदयात्रा निकालने जा रही है। हर जिले में कांग्रेसी 75 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकालेंगे। 1.5 महीने बाद कांग्रेस नेताओं की ओर से 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो पदयात्रा देश भर में निकाली जाएगी। इसके जरिए भी महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश होगी। 2024 तक कांग्रेस की ओर से लगातार एक के बाद एक प्रोग्राम तय किए जाएंगे जिससे सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में आसानी हो सके। इसके लिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल सहित देश भर के बड़े कांग्रेसी नेताओं को मैदान में उतारा जा रहा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज वोटिंग होनी है। एनडीए की ओर से जगदीप धनखड़ और विपक्ष की ओर से मार्गरेट अल्वा उम्मीदवार है। इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतदान करेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके बाद तुरंत काउंटिंग होगी। देर शाम तक रिजल्ट आएगा। सदन में दोनों सदनों को कुल मिलाकर 778 सदस्य हैं। आंकड़ों के हिसाब से एनडीए कैंडिडेट और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ की स्थिति मजबूत दिख रही है। मार्गरेट अल्वा उनको टक्कर दे रही है। अभी लोकसभा में 543 सांसद हैं जबकि राज्यसभा में 245 में से 8 सीटें खाली है, यानी निर्वाचन मंडल 780 सांसदों का है। ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव से दूर रहने की बात कही है। टीएमसी के 36 सांसद है। इस तरह से 744 सांसद वोटिंग में हिस्सा लेंगे। अगर ये सभी सांसद वोटिंग में हिस्सा लेते हैं तो बहुमत का आंकड़ा 372 होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के 8वें दिन भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। कुश्ती में बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और दीपक पुनिया ने गोल्ड जीता। वहीं अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। दिव्या काकरान और मोहित ग्रेवाल ने ब्रॉन्ज जीते। रेसलिंग में शुक्रवार को भारत ने कुल 6 मेडल अपने नाम किए। देर रात भारत को झटका भी लगा। भारतीय महिला हॉकी टीम अपना सेमीफाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हार गई। अब तक भारत के 9 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज सहित 26 पदक हो गए हैं। पॉइंट टेबल में भारतीय टीम 5वें स्थान पर है। दीपक पुनिया ने 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को 3-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं साक्षी मलिक ने 62 किलोग्राम की में गोल्ड जीता। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार गोल्ड अपने नाम किया। वहीं बजरंग पुनिया पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल के फाइनल में अपने प्रतिद्वंदी को हराकर गोल्ड अपने नाम किया। आज के दिन में इतिहास में क्या हुआ था उसके बारे में आज हम बात करेंगे। 1945 में आज ही के दिन दुनिया ने पहली बार एटॉमिक हथियारों की तबाही देखी थी। तब दूसरे विश्व युद्ध में मित्र देशों की जीत लगभग तय थी। जर्मनी सरेंडर कर चुका था। सिर्फ जापान मित्र देशों को टक्कर दे रहा था। 6 अगस्त यानी आज के दिन सुबह 8 बजे जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर अमेरिकी विमानों की गड़गड़ाहट गूंजी। इनमें से एक विमान में 3.5 मीटर लंबा, 4 टन वजनी और 20,000 TNT के बराबर ऊर्जा वाला बम लिटिल बॉय हिरोशिमा पर गिरा दिया गया। बम ने 3 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर को तबाह कर दिया। हिरोशिमा जापान का 7वां सबसे बड़ा शहर था। बम फटने के बाद तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच गया। इसकी जद में जो आया राख हो गया। कुछ सेकंड में 80,000 लोगों की मौत हो गई। वहीं 1986 में मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल में भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुई। उसका नाम हर्षा रखा गया। वहीं 1997 में श्रीलंका ने टेस्ट में सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड बनाया। उसने भारत के खिलाफ 952 रन बनाए थे। अडानी एंटरप्राइजेज ने गुरुवार को जून तिमाही के नतीजे घोषित किए। इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट
73% की उछाल के साथ 469 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी ने 271 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया था। ऑपरेशन से कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 225% बढ़कर 40,844 करोड़ रुपए हो गया, जो क्वार्टर फाइनल में यह 12,579 करोड़ रुपए था। डाबर ने भी वित्त वर्ष 2022-23 के अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे जारी किए। 30 जून 2022 को समाप्ति वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में कंपनी के मुनाफे में मामूली बढ़ोतरी हुई। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 0.6% की बढ़त के साथ 441 करोड़ रुपए पर रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की तिमाही में 438 करोड़ रुपए पर रहा था। 6 अप्रैल 1945 का वह दिन जब जापान ने 2 सूरज देखे, एक रोज की सूरज निकलने वाला और दूसरा तबाही का। इस दिन हिरोशिमा पर न्यूक्लियर अटैक हुआ था। इस अटैक से शहर के लगभग 90% यानी कई लोगों की मौत हो गई। दूसरा वर्ल्ड वार चल रहा था और दुनिया में पहली बार था जब परमाणु बम का इस्तेमाल किसी शहर पर किया गया था। आज परमाणु हमले की 77वीं एनिवर्सरी है। अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम का बम जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया। इस बम को गिरने के बाद शहर के साथ आसपास के इलाकों में भी काली बारिश होने लगी। इस बारिश ने भी हजारों लोगों की जान ले ली, तो वहीं कई लोगों को अजीब सी बीमारियों ने घेर लिया। इसके निशान आज भी जापान में मौजूद है। 77 सालों बाद भी इस बम के रेडिएशन से अब भी कई लोग अजीब तरह की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ये सब परमाणु हमले पर बेस्ड कुछ फिल्मों को देखकर आप जान जाएंगे। डार्लिंग्स के डायलॉग्स में बात बात में एक्स्ट्रा एस लगा है, जो कई जगह बनावटी लगता है और सुनने में खटकता है। लव या लव्स है। फिल्म वैवाहिक जीवन में घरेलू हिंसा जैसे गंभीर मुद्दों से शुरू होती है, लेकिन ये हिंसा आपको सिर्फ संवादों से समझनी पड़ती है। हिंसा का एक्शन यहाँ नहीं है। मेकर्स दर्शकों से कहते हैं स्याही से दर्ज किया है, खून से लिखा समझना। ऐसा लगता है कि राइटर डायरेक्टर ने दमन और अग्नि साक्षी जैसी फिल्में नहीं देखी। सिनेमा दृश्य माध्यम है, देखना दिखाना ही उसकी असली भाषा है। वहीं फिल्म डार्लिंग्स में असली समस्या यह है कि आलिया भट्ट जैसी ग्रेट अभिनेत्री पर विजय वर्मा जैसे एक्टर की हिंसा कैसे दिखाई जाए। वहीं डार्लिंग्स पति पत्नी की कहानी है। दोनों ने लव मैरिज की थी। मोहब्बत में आशिक का इंतजार करती माशुका की रूठा रूठी के बीच टाइटल खत्म होती कहानी 3 साल आगे छलांग मारती है। आपको पता चलता है कि दोनों अब पति पत्नी है। पति शराब पीकर पत्नी को आए दिन पीटता है। पत्नी खुद को समझाती कि एक बार बच्चा हो जाए तो ये अपने आप सुधर जाएगा, लेकिन न तो बच्चा होता है न पति सुधरता है। सुस्त रफ्तार से चलती कहानी लड़खड़ाती है तो डायरेक्ट जस्मीन के सरीन इसकी दिशा बदलकर पटरी पर लाने की कोशिश करती है। एक्टरों की परफॉर्मेंस फिल्म को डूबने से बचाती है। फिल्म के बारे में कहा गया था कि ब्लैक कॉमेडी है, लेकिन कॉमेडी यहाँ नहीं के बराबर है। होठों पर हंसी तो क्या मुस्कुराहट तक कहीं मुश्किल से आती है। जबकि फिल्म में घरेलू हिंसा की घटनाएं डार्क होती चली जाती है। पति को पत्नी और सास मिलकर मौत के मुहाने तक ले जाती है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।